क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है, पीछे कई ऑनलाइन क्लासेस से कई दिनों से चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 में आपको अपकेंद्री बल, अपकेंद्री त्वरण, उसके उदाहरण है ना, और भी चैप्टर से संबंधित कई प्रश्नों के हल आपको बताए गए हैं, नोट्स भी भेजे गए हैं। तो इस चैप्टर 6 में वृत्ति गति में आज आपका जो टॉपिक है वो है समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति। समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है और ये देखना है कि ये जो समतल वृत्तीय मार्ग पर समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति के लिए वेग का व्यंजक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और समतल वृत्तीय मार्ग पर हम कोई मोड़ पार करना चाहते हैं तो हमारे वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल क्या है, उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है कि अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए क्या क्या व्यंजक आएगा और किस तरह से आएगा, ये देखना है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, कोई चित्र है हमारे लिए, कोई ये मोड़ पर एक समतल वृत्तीय सड़क है। वृत्तीय सड़क है मतलब मोड़ है, ठीक है। वृत्त की तरह तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग मोड़। तो मान लीजिए कोई वाहन है, इसके दो पहिए हैं, जिसमें जब कोई भी वाहन मोड़ पार करती है तो वाहन जो है मोड़ के केंद्र की ओर मुड़ती है, लेकिन जो पहिए हैं उसके वो मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। वो एक प्रकार का अपकेंद्री बल होता है। मोड़ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल, तो हर बल की प्रतिक्रिया बल होती है तो वो अपकेंद्री बल होती है, तो बाहर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसके पहिए, ठीक है। या आप भी अनुभव किए होंगे, जब कोई वाहन मुड़ती है मोड़ के केंद्र की ओर तो आप जो है बाहरी तरफ आपको बल एक लगता है, बाहर तरफ आप जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो बल, लेकिन ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है R1 और R2, तथा मोड़ के केंद्र की ओर ये घर्षण बल दोनों पहियों पर F1 और F2 है। प्रतिक्रिया बल जो लगेगा वो R1 है और R2 है। कुल प्रतिक्रिया बल कैपिटल R है, जिसका मान R=R1 + R2 होगा, और ये प्रतिक्रिया बल R जो वाहन का भार है mg, उससे संतुलित होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब कार समतल मार्ग पर मुड़ती है तो वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल उसके टायरों व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। टायरों और उसके घर्षण बल से अपकेंद्री बल प्राप्त होता है, और ये अपकेंद्री बल की दिशा मोड़ के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। और मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है। तो अब आवश्यक अपकेंद्री बल उसके टायरों व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। कार का भार पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा संतुलित होता है। ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है वो कार का भार mg से संतुलित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखना है, माना स्मॉल m द्रव्यमान की एक कार का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। तो माना m द्रव्यमान की एक कार त्रिज्या स्मॉल r की वृत्तीय सड़क पर नियत वेग v से चल रही है, नियत वेग v से चल रही है, मतलब कार की चाल है वो एक समान। दोनों टायरों पर घर्षण बल स्मॉल F1 व स्मॉल F2 मोड़ के केंद्र की ओर लगते हैं। जो घर्षण बल लगते हैं टायरों
दिशा मोड़ के केंद्र की ओर। इसके मान F1 और F2 है। यदि टायरों पर पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रियाएं, टायरों पर जो पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो कैपिटल R1 व कैपिटल R2, तब हम जानते हैं कि घर्षण बल स्मॉल f इक्वल टू म्यू आर, जहां म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू एस दिया गया है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू म्यू एस इंटू आर से हमें प्राप्त होगा पहली घर्षण बल के लिए और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लिए F1 इक्वल टू म्यू एस इंटू R1, और दूसरी जो घर्षण बल पहिए पर लगने वाली घर्षण बल है वो F2 इक्वल टू म्यू एस इंटू R2, जहां म्यू एस टायरों व सड़क के बीच घर्षण गुणांक है। म्यू एस क्या है, टायरों और सड़क के बीच लगने वाले ये जो के बीच जो है घर्षण गुणांक। अब हमको ये देखना है कि ये कुल घर्षण बल कितना लग रहा है। जो कुल घर्षण बल F1 और F2 है, ठीक है, ये आवश्यक अपकेंद्री बल से संतुलित हो जाता है। तो हमको ज्ञात करना है कि ये कुल लगने वाला घर्षण बल, तो घर्षण बल यदि स्मॉल f है तो F इक्वल टू F1 प्लस F2। अभी हम मान निकाल चुके हैं कि F1 इक्वल टू म्यू एस इंटू R1 और F2 इक्वल टू म्यू एस इंटू R2। तो कुल लगने वाला घर्षण बल F इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 कुल घर्षण बल F1 प्लस F2 इक्वल टू म्यू एस इंटू R1 प्लस म्यू एस इंटू R2। अब हम म्यू एस कॉमन लिए तो हम पाते हैं ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 म्यू एस इंटू R1 प्लस R2, और यदि R1 प्लस R2 को हम कैपिटल R से लिखें, R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R, जहां कुल अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू R। ठीक है, तो म्यू एस इंटू आर हमको मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार पर पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया बल, कार पर पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है, कैपिटल आर है, जो कार के भार से संतुलित होता है mg से। तो r इक्वल टू mg, और तब कुल घर्षण बल इक्वल टू जो कुल घर्षण बल म्यू एस इंटू आर मिला है वो हम r की जगह mg रख देंगे क्योंकि r इक्वल टू mg। तो जहां r आया है तो हम r की जगह लिख देंगे कार का भार r इक्वल टू mg। तो कुल घर्षण बल इक्वल टू म्यू एस इंटू mg, ये समीकरण नंबर 1 है। ये हमने निकाल लिया कि कुल लगने वाला घर्षण बल कितना है। ठीक है, और हम अब दूसरी बात ज्ञात करेंगे कि लगने वाला अपकेंद्री बल का मान कितना होगा। घर्षण बल का तो ज्ञात कर लिए, अब अपकेंद्री बल का ज्ञात करना है। तो क्योंकि प्रति समतल सड़क पर कार को सुरक्षित मोड़ पार करने के लिए दो बल ही ऐसे हैं, एक घर्षण बल और दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों बलों की गणना कर लेंगे। तो देखते हैं कि वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसके पहले हम ऑनलाइन क्लास में ये व्यंजक सिद्ध कर चुके हैं कि अपकेंद्री त्वरण v स्क्वायर अपॉन r, तो अपकेंद्री बल F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r मिला था। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अपकेंद्री बल लिखेंगे, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये समीकरण नंबर 2 दिए। अब इसके बाद हम पाते हैं क्या कि क्या शर्त है कि समतल वृत्तीय सड़क पर कार के सुरक्षित
चाल के लिए या सुरक्षित मोड़ पार करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सड़क पर फिसलने से बचने के लिए आवश्यक है कि ये जो कुल घर्षण बल है, ये जो कुल घर्षण बल है या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, अवकेंद्री बल के, अवकेंद्री बल के से बड़ा हो या बराबर हो। मतलब घर्षण बल का मान जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू अवकेंद्री बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। मतलब ये कुल घर्षण बल जो है वो या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, घर्षण अभिकेंद्री बल के बराबर। तो म्यूएस एमजी जो हमने यहाँ मान निकाला है, म्यूएस एमजी कुल घर्षण बल वो बड़ा है या बराबर है अभिकेंद्री बल की। तो अभिकेंद्री बल का मान अभी F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हमको मिला, हम वैल्यू पुट कर देंगे F की जगह। तो म्यूएस इनटू mg ग्रेटर आर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन स्मॉल ये मिला। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होता है तो मिलेगा म्यूएस इनटू g ग्रेटर आर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि म्यूएस इनटू rg, ये r इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो म्यूएस इनटू rg इज ग्रेटर आर इक्वल टू v स्क्वायर। और v स्क्वायर यहाँ हटेगा तो रूट साइन आएगा, तो म्यूएस rg इज ग्रेटर आर इक्वल टू v। मतलब कहने का कि जो म्यूएस इनटू rg की वैल्यू है वो बड़ा हो या बराबर हो किससे, v से, या अधिकतम जो v का मान हो सकता है, जो v का मान होगा ज्यादा से ज्यादा वो अंडर रूट म्यूएस इनटू rg के बराबर है। v का मान जो है तो v मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यूएस इनटू rg। क्या मिला, म्यूएस इनटू rg। तो ये मोड़ पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक है। ये मोड़ पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक हम लिख सकते हैं v मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यूएस इनटू rg। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि समतल व्यक्ति सड़क पर कार की गति के लिए मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए अधिकतम संभव चाल होगी। तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आपका म्यूएस इनटू rg होगा। तो ये कार की अधिकतम सुरक्षित चाल का मान है। अब आपको ये देखना है जो दूसरा टॉपिक आपका, तो दूसरा टॉपिक क्या है कि दूसरा टॉपिक आपको ये समझना है कि प्रायः ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ पार करते समय अपने आप को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। ठीक है, ये एक कारण बताने का प्रश्न है, क्योंकि वाला प्रश्न, रीजनिंग। तो इसके लिए क्या है कि साइकिल सवार मोड़ पार करते समय मोड़ के केंद्र की ओर साइकिल सहित अपने आप को झुका लेता है। क्यों? क्योंकि उसे आवश्यक अवकेंद्री बल जो वृत्तीय मोड़ है उसमें मुड़ने के लिए उसे अवकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। और जब वो मोड़ के केंद्र की ओर थोड़ी सी कुछ एंगल पर, कुछ कोण पर झुक जाता है साइकिल सही, तो उसे मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अवकेंद्री बल मिल जाता है और वह सुरक्षित बिना फिसले वह मोड़ पार कर लेता है। इसलिए वह आवश्यक अवकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए अपने आप को संतुलित रखते हुए मोड़ की केंद्र की ओर झुक जाता है, जिससे मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अवकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो बात हुई साइकिल सवार लिए, क्योंकि वाहन छोटे रहते हैं, ठीक है, साइकिल सवार चालक है वो झुका लेता है अपनी इच्छा से। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि साइकिल तो ठीक है, हल्का वाहन है जो भी,
लेकिन कोई भारी वाहन है और उसको भी मोड़ पार करना है सुरक्षित टर्निंग पॉइंट पर, तो उसे भी आवश्यक अपकेंद्री बल है। उसके लिए मोड़ पार करने के लिए उसको भी आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए, मतलब अपकेंद्री बल की आवश्यकता उसको भी। तो आवश्यक अपकेंद्री बल जो है चालक या सवार तो नहीं झुका के प्राप्त कर सकता है, इसलिए रेल की पटरियों में या सड़क में जो मोड़ का बाहरी किनारा है वो थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है और अंदर की तरफ मोड़ के केंद्र की ओर का जो भाग होता है थोड़ी सी नीचे दबा होता है, जिससे जब कोई भी भारी वाहन, ठीक है, या ट्रेन रेलगाड़ी जब गुजरती है मोड़ पर तो बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर उठे होने के कारण बाहरी पटरी, रेल की बाहरी पटरी या सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर उठे होने के चलते मोड़ पार करते समय स्वयं मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाती है और मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाने के कारण जो मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल है वो प्राप्त हो जाती है और वाहन सुरक्षित रूप से मोड़ पार कर लेती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा समझना है हमको कि जो सड़क का जो ढलान का जो कोण है वो और किसी वाहन की गति के लिए जो वेग है आर, वेग भी, और जो मोड़ का केंद्र है स्मॉल आर, उन ये किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है और कौन सा व्यंजक है जो ढलान कोण या झुकाव कोण, ठीक है, और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, मोड़ को पार करने के लिए अधिकतम सुरक्षित वेग भी, त्रिज्या r और झुकाव कोण थीटा के बीच क्या संबंध है वो सूत्र हमें मिलता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, ये अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, जहां v रेखी वेग है, मोड़ को पार करने के लिए अधिकतम सुरक्षित वेग है वाहन का, r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है और g गुरुत्वीय त्वरण है तथा थीटा ढलान कोण है या झुकाव कोण है। तो हमें यह देखना है कि इनके बीच किस तरह से रिलेशन मिलता है, हमको ये देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये रोड का बाहरी किनारा, ये और ये बाहरी किनारा हम देख रहे हैं कि थीटा कोण ये ऊपर उठा। जब कोई भी वाहन मोड़ पार करते समय मोड़ पर आती है तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये दो पहिए लगे हैं इसमें, ठीक है, इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल सड़क और उसके टायर के बीच एक प्रकार का अभिलंब प्रतिक्रिया बल R1 और R2 लगेगा। ठीक है, मोड़ ये वाहन थीटा डिग्री कोण मोड़ के केंद्र की ओर झुकी है, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा कोण पर झुक जाती है और इस तरह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करती है इस दिशा में जो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर ये रेखा गुजरती है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है। अब ये ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा डिग्री कोण झुकती है जो अभिलंब प्रतिक्रिया की दिशा में झुकती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि माना सड़क के ढलान का कोण थीटा है, गाड़ी का भार mg, गाड़ी का भार mg नीचे की ओर लगता है, गाड़ी के पहिए तथा सड़क के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया बल R1 व R2 है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल R1 R2 है, तो कुल अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या आएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R, जो ये कुल अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो गाड़ी के गुरुत्व केंद्र से होकर अभिलंब दिशा में कार्यशील होती है। ठीक है, तो R को दो लंबवत घटकों में हम वियोजित करते हैं, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल को, तो दो लंबवत घटकों में क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक या दो लंबवत घटक समकोणीय घटक, तो हमको R sin थीटा और R cos थीटा प्राप्त होता है। तो तब R sin थीटा मोड़ के केंद्र की ओर उसकी दिशा है, तो R sin थीटा जो
प्रतिक्रिया बल का घटक है आर का, वो अवकेंद्री बल से संतुलित होता है, क्योंकि आर साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर से संतुलित हुआ, तथा आर cos थीटा, जो ये आर cos थीटा बल है वो गाड़ी के भार mg से संतुलित हुआ, तो गाड़ी के भार से mg से संतुलित हुआ। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या देखते हैं कि एक बल दूसरे बल के बराबर हो जाती है और जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाती है, ठीक है, और मोड़ जो वाहन है, कार है, वो मोड़ को सुरक्षित पार कर लेती है। तो इस समय हम देखते हैं कि संतुलन की अवस्था में ये जो r sin थीटा बल है वो अवकेंद्री बल mv स्क्वायर अपॉन r से संतुलित हुआ, तथा r cos थीटा बल जो है वो गाड़ी के भार mg से संतुलित हुआ। तो r sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r और r cos थीटा इक्वल टू mg, ये मिला है। तो हम ये देख रहे हैं कि अब हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अतः r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, या हम इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं या समीकरण नंबर इसको 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम भाग देंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा कि r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, तो mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg। तो इस तरह से मिलेगा हमें क्या कि ये m से m कैंसिल हुआ तो v स्क्वायर अपॉन rg, तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो है tan थीटा देता है, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg प्राप्त होता है। और इस तरह ढलान कोण या झुकाव कोण, वेग, रेखी वेग और वृत्तिमान की त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हमें प्राप्त होता है व्यंजक tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg या tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये जो है आपको व्यंजक प्राप्त करना है, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये तमाम सारे प्रश्नों का हल है। क्या कारण है साइकिल सवार मोड़ पार करते समय मोड़ के केंद्र की ओर अपने आप को झुका लेता है, इसका भी उत्तर है। दूसरा ये भी उत्तर है कि सड़क या रेलगाड़ी की ट्रैक का जो बाहरी किनारा है वो मोड़ पर सड़क में का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है या रेलवे ट्रैक का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है, ढलान रखा जाता है मोड़ के केंद्र की ओर। ये दोनों प्रश्नों का हल आप अभी देखें। और जो ढलान कोण या झुकाव कोण है और मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए जो आवश्यक बल, आवश्यक वेग है और मोड़ की त्रिज्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इनके बीच क्या संबंध है। तो इस तरह से और भी प्रश्न इन्हीं पर आधारित है। और भी प्रश्नों को आपको हल करना है और कॉपी कंप्लीट करना है। आपको YouTube वीडियो भेजा जाता है, नोट्स भी भेजते हैं और बुक है आपके पास। ये सब मिला के आप मेहनत करेंगे, समय देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताएंगे, ठीक।